नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। ये जो दीक्षा पीडिया वाला जो आपको प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, इस प्लेटफॉर्म पर मैं सारी सब्जेक्ट जीएस की एक एक करके अपलोड करूंगा बेहतरी के साथ। तो इस कड़ी में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन सी विषय को? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को। और जीव विज्ञान में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था भोजन और उसके कारकों के बारे में पढ़ लिया था। भोजन और उसके कारकों के बारे में पढ़ने के बाद हम फिर किस पे आए थे? डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र पे। तो कल मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा बताया था, यानी परिचय के रूप में मैंने पाचन तंत्र को आप लोगों को समझाया था। तो अब देखो यहां से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर पाचन तंत्र में कैसे कैसे चीजें अरेंज होती हैं। तो पहले बता देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, जिससे आप अच्छे से क्या हो जाओ, पीछे की क्लास से क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। तो मैंने बताया था कि जो हमारा भोजन होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था कौन सी होती है? जटिल अवस्था। कौन सी होती है दोस्तों? जटिल अवस्था। और एक कौन सी अवस्था होती है? सरल अवस्था। तो हम पाचन तंत्र पर जब आप बात कर रहे थे तो जटिल अवस्था में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है जटिल अवस्था, और सिंपल अवस्था क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था होता है, सिंपल अवस्था ग्लूकोज होता है। प्रोटीन जटिल अवस्था होता है और सिंपल अवस्था क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। ठीक है। और आपका फैट जटिल अवस्था होता है भोजन की, और ये जो सरल अवस्था क्या होता है इसका? फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। तो मैंने आपको बताया था कि जिस रूप में हम भोजन को लेते हैं शरीर क्या करता है? उस रूप में भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यानी अवशोषित नहीं कर सकता। अगर बॉडी जो है उस रूप में अवशोषित नहीं करेगी तो भोजन को इसको तोड़ना पड़ेगा, जटिल से बनाना पड़ेगा सरल, यानी जटिल अवस्था से कैसी अवस्था में तब्दील करना पड़ेगा इसको? सरल अवस्था में। और ऐसा करने के लिए बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, एक व्यवस्थित तंत्र पाया जाता है, और उसी व्यवस्थित तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। और जब हमने बात की थी कि पाचन तंत्र में शामिल क्या क्या होता है, तो देखो ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं हम माउथ कैविटी यानी मुख गुहा, और उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम फेरिक्स यानी ग्रसनी कहते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन वाले रीजन में देखेंगे। उसके बाद आता है ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद आता है छोटी आंत का भाग, इसका नाम क्या है? ग्रहणी। फिर आता है छोटी आंत का अगला भाग, इसका नाम क्या है? जेजुनम। और छोटी आंत का फिर उससे अगला भाग, इसका नाम क्या है? इलियम। फिर स्टार्ट हो जाता है आपका बड़ी आंत, यानी बड़ी आंत का ये वाला जो रीजन होता है इसको आप क्या कहते हैं? सीकम। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सीकम कहा जाता है। यानी आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि निम्न में से कौन सा वो अंग है जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है, तो वो कौन सा ऑर्गन है? सीकम। यानी ये वाला जो रीजन है, ये इधर वाला रीजन, इसको हम क्या कह देते हैं? सीकम कह देते हैं। और देखो ये जो अंग है एक अवशेषीय अंग है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, यानी बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पहले ये कभी काम करता था लेकिन अब नहीं करता, इसके बारे में हम जानेंगे अभी प्रोसेस में। इसके बाद देखो बड़ी आंत में क्या आता है? कॉलोन, यानी इस तरीके के जो कॉलम नजर आ रहे हैं इनको कॉलोन कह रहे थे। इसके बाद ये हो गया रेक्टम, जहां पे मल आकर के जमा हो जाता है, तो इसको हम मलाशय भी कह देते हैं। और उसके बाद आ जाता है मलद्वार यानी एनस। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भोजन के ये जो अंग हैं किस तरीके से इनके फंक्शन होते हैं और कैसे ये अरेंज्ड हैं। तो एक एक करके हम सारे अंगों को देखने वाले हैं। और कल मैंने आपको मुख और मुख गुहा के बारे में चीजें स्टार्ट कराई थी, तो मुख के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं मुख गुहा यानी माउथ कैविटी को हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? मुख गुहा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मुख गुहा में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, यानी कौन कौन सी अंग मुख गुहा में आपको देखने को मिलेंगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए जरूरी है, देखो ये वाला जो रीजन है इसी को तो मुख गुहा कहते हैं। और इस जगह पे क्या पड़ा हुआ होता है? आपकी जीभ पड़ी हुई होती है। मान लो कि ये इस तरीके से क्या पड़ा हुआ है? जीभ। तो मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? जीभ पाई जाती है। ये हो गई टंग यानी जीभ। अब जीभ के अलावा यहाँ पे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं जीभ के जस्ट आगे। तो मुख गुहा के अंदर क्या होगा? जीभ होगी। ठीक। जीभ के अलावा इसमें क्या पाए जाएंगे? दांत पाए जाएंगे। दांत के अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? तालू पाए जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तालू क्या होता है? तो मुख को जब ओपन करते हैं, यानी हमने क्या किया? मुख को ओपन कर लिया, इस तरीके से खोल लिया। तो मुख को ओपन करेंगे तो एक तो नीचे वाला जबड़ा होता है, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है। यानी यहाँ पे ये मान लो मुख क्या है? ओपन है। तो ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जबड़ा है इसका ये वाला रीजन, इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों? तालू कह देते हैं।
तो इसके अंदर और क्या पाए जाते हैं, तालु। और ये जो तालु होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कठोर, कैसे होते हैं ये, कठोर, और एक होते हैं तुम्हारे मुलायम। तालु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक किससे होते हैं, कठोर, और एक आपका क्या होता है, मुलायम। यानी मुख को जब आप ओपन करोगे तो मुख के सामने वाला जो भाग होता है, यानी ये जो वाला भाग है, इस वाले भाग को हम कहेंगे कठोर तालु, और ये जो पीछे वाला भाग है इसको कहेंगे मुलायम या कोमल तालु। तो ये कठोर क्यों होता है, ये जो कठोर वाला भाग होता है, कठोर इसलिए क्योंकि ये किससे बना हुआ होता है, हड्डी से बना हुआ होता है। और देखो ये वाला भाग कोमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो भाग है किससे मिलकर के बना होता है, मांसपेशी से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों, मांसपेशी से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इसलिए देखो हड्डी जो होती है वो हार्ड होती है, मांसपेशी क्या होती है, मुलायम होती है। तो ये जो तालु का रीजन है ना, इस पे क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना आगे क्यों नहीं फिसलता, पीछे की तरफ ही क्यों फिसलते हुए जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो जीभ उसमें पलटा लगाएगी, और खाने पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका तालु का, तो उस ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके के क्या पाए जाते हैं, उभार। मान लो ये तालु हो गया, तो इसमें ऐसे करके क्या पाए जाते हैं, उभार। कभी आप ना उंगली डाल के देखना इस वाले रीजन में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे कुछ उभार। तो ये जो उभार है ना, भोजन को बाहर की तरफ फिसलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड तालु के रीजन होता है जो आगे की तरफ पाया जाता है, ऊपरले जौ यानी जबड़े में। और जो पीछे वाला तालु होता है ये किससे बना हुआ होता है, मांसपेशी से बना हुआ होता है। तो ये जो तालु का आगे वाला विस्तार है, ये वाला विस्तार, इसको हम कहते हैं युबुला। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, युबुला कहा जाता है। अब इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा जब यहाँ पे ये नेचर ने बनाया हुआ है। तो देखो इसके जस्ट ऊपर, यानी मुख को जब आप ओपन करोगे तो अंदर वाली कैनाल ये मुख गुहा हो गई, और ऊपर वाली जो कैनाल होगी यानी नाक के माध्यम से जो श्वास जाती है उसको नेजल कैविटी यानी नासा गुहा कहते हैं। यानी मुख के जस्ट ऊपर क्या होता है, ये नाक। तो जब कोई खाना खाते हैं हम तो क्या होगा, ये जो युबुला है, यानी आप मुख को ओपन करोगे ना तो इस तरीके से एक घंटी सी हिलती हुई नजर आती है, वो युबुला होता है। तो ये जो युबुला है ना, ऐसे करके जब आप खाना यहाँ से फिसलेगा, यहाँ पे आया और यहाँ से फिसलेगा, तो इसको कवर कर लेगा ये नेजल कैविटी का पीछे वाला हिस्सा, यानी नासा गुहा, जहां से श्वास जो है मुख के अंदर आती है, उस हिस्से को ये क्या कर देगा, बंद कर देगा। इससे क्या होगा कि खाना खाने के दौरान जो आपका भोजन है वो नासा गुहा के माध्यम से बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको तालु के बारे में समझ आया होगा कि तालु कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक कठोर, एक होता है मुलायम। कठोर क्यों, बिकॉज ये किससे बना होता है, हड्डी से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है दोस्तों, कठोर हो जाता है। और ये मुलायम क्या होता है, क्योंकि ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, मांसपेशी से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका मुलायम हो जाता है। तो ये तालु के बारे में। अब देखो इन अंगों के बारे में हम जानेंगे कि दांत किस तरीके से फंक्शन करते हैं और जीभ कैसे फंक्शन करती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको अभी हटाने वाला हूं। चलो बेहतर, अब हम मुख गुहा में अगले ऑर्गन की तरफ बढ़ने, यानी तालु को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम देखेंगे दांत के बारे में। ठीक है भी, क्लास अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम इसमें क्या देखने वाले हैं, माउथ कैविटी के अंदर दूसरा जो हमारे पास अंग था उसका नाम क्या था, दांत। ठीक है दोस्तों, और जब आप दांत की इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दांत आपको कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। ठीक, ये हो गया आपका दांत का डायग्राम, यानी दांत जो होगा आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो दांत है ना, इसके तीन हिस्से हैं। दांत के तीन हिस्से कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्राउन,
यानी दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप मोस्ट वाला जो हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं हम? क्राउन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं दांत की नेक यानी गर्दन। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है मसूड़ा यानी जिंजीवल। ये क्या होता है आपका? मसूड़ा होता है। ठीक है, यानी दांत के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक तो क्राउन होता है, एक नेक होता है और एक मसूड़ा होता है। अब देखो ये वाला जो रीजन है, ये इस तरीके से दांत जो है किसमें, हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होता है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसमें ये क्या होता है? सॉकेट के रूप में फिक्स रहता है अच्छे से। तो ये मैंने जो रीजन बना दिया है ना, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी ये वाला रीजन, इसको मैं और थोड़ा सा डार्क कर दूं, ये वाला रीजन, ये इसको कहा जाता है दोस्तों पल्प कैविटी। क्या कहते हैं इसको? पल्प कैविटी। यानी दांत के ये हिस्से आपको याद रखने हैं, एक हो गया क्राउन, ये हो गया नेक यानी गर्दन, और ये हो गया आपका मसूड़ा। मसूड़ा यानी जिंजीवल, मैं इधर लिख देता हूं मसूड़े को, ये हो गया आपका क्या? मसूड़ा। ठीक है, अच्छा बताएं, मसूड़े में जिस बीमारी में क्या आता है? खून आता है, यानी मसूड़े में क्या हो जाता है? दिक्कत आ जाती है, तो वो बीमारी क्या कही जाती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो दांत का ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग? क्राउन वाला भाग। ये क्राउन वाला भाग कैसा होता है? कठोर होता है। यानी पूरे शरीर की अगर बात की जाए कि पूरे शरीर में सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो क्या होता है? दांत का क्राउन। और ये जो दांत का क्राउन होता है इसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इस क्राउन को? इनेमल कहा जाता है। यानी दांत का जो इनेमल होता है पूरे शरीर का क्या होता है? सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक, अब देखो ये वाला जो रीजन है आपका इनेमल वाला रीजन, और ये ओवरऑल दांत की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो कठोरता आती है ना, वो फ्लोरीन के कारण आती है। यानी दांत जो कठोर होता है वो किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण ये कठोर हो जाता है। यानी फ्लोरीन नाम का एक तत्व क्या करता है? इस दांत में कठोरता ले आता है। अब देखो ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है आपका, अगर इस फ्लोरीन की क्या हो जाए? अधिकता, यानी दोनों केस हैं आपका, एक तो फ्लोरीन की हो जाए अधिकता और एक हो जाए फ्लोरीन की क्या? कमी। तो जो अधिकता होगी तो अधिकता के कारण दांत क्या हो जाएगा? झड़ने लग जाएगा, या उसका जो घनत्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ से झड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम फ्लोरोसिस। क्या कहते हैं इसको? दांत का झड़ना यानी फ्लोरोसिस। और अगर फ्लोरीन की कमी हो गई तो इस बीमारी को कहा जाता है फ्लोरिडोसिस। फ्लोरिडोसिस। यानी आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि निम्न में से किस तत्व के कारण दांत में कठोरता आती है, तो वो तत्व क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और ये जो फ्लोरीन है किस भाग का निर्माण करता है? क्राउन यानी इनेमल का क्या करवाता है? उसमें निर्माण कराता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, उसके कारण भी इसमें थोड़ी सी कठोरता होती है। अब देखो ये जो फ्लोरीन है अगर इसकी अधिकता होगी तो ये बीमारी हो जाएगी, दांत झड़ना स्टार्ट कर देगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो भी दांत क्या हो जाएगा? झड़ना स्टार्ट कर देगा। इसके इसमें दांत जो है ना मुलायम होता चला आता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? फ्लोरिडोसिस। तो आप इन दोनों बीमारियों को ध्यान रखना। दांत का इनेमल सबसे कठोर भाग फ्लोरीन के कारण होता है, कमी हुई तो फ्लोरिडोसिस, अधिकता हुई तो फ्लोरोसिस। ठीक है, तो आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, दांत में ना एक असह्य दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जिसको आसानी से सहा नहीं जा सकता है। तो वो जो दर्द होता है ना, ये पल्प कैविटी के अंदर होता है। और दांत का ये कैसा भाग होता है? जीवित भाग। दांत का जीवित भाग कहते हैं इसको। जीवित भाग क्यों कहते हैं हम दांत इसको? क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है तंत्रिका, तंत्रिका कोशाएं। यानी तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल है पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं कहां पे पाई जाती हैं? इस जगह पे पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लड की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, यानी जिनमें खून बहता है, वो भी इस पल्प कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। तो जो दर्द को मतलब सेंस करेंगी और उसको पहुंचाएंगी दिमाग तक, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। तो इसी पल्प कैविटी में क्या होता है? ये पाई जाती हैं। अब देखो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं, कभी अब देखो होगा क्या कि डॉक्टर जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं कि इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक थेरेपी कहते हैं जिसको रूट
कैनाल थेरेपी बोलते हैं, वो क्या करेंगे, दांत को ऐसे करके कट कर देंगे और इसमें ना दांत का ये जो पल्प कैविटी वाला रीजन है ना, इसमें भर देते हैं वो मसाला। इस तरीके से मसाला भर देंगे, मसाला भर देंगे तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, जीवित भाग भी कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब जीवित भाग अगर डेड हो गया तो दिमाग तक सेंस ही नहीं पहुंच पाएगा और दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बात थी किसके बारे में, दांत की संरचना के बारे में। अब आ रहे हैं हम दांत के प्रकार पे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अच्छे से समझिए आगे। देखो होगा क्या, अब दांत के हम किस पे बात कर रहे हैं, प्रकारों पे, कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखें कि दांत जो हैं जब इनकी उत्पत्ति होती है ना, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं दांत। और दांत जो दो प्रकार के होते हैं इनमें ये क्या होता है, एक तो होते हैं अस्थाई दांत, इनको क्या कहा जाता है, अस्थाई दांत, और एक होते हैं स्थाई दांत। क्या होते हैं, स्थाई दांत। यानी दांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थाई होते हैं और एक होते हैं स्थाई। और ये जो अस्थाई दांत होते हैं डेसिडियस टीथ, यानी ऐसे कह सकते हैं दूध के दांत भी इनको कहते हैं। हम क्या कहते हैं इनको, दूध के दांत। और इनको क्या कह देते हैं हम, परमानेंट टीथ, यानी बिल्कुल स्टेबिलिटी जो रहती है। अब ये जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 20, और इनकी संख्या कितनी होती है, 32। यानी स्थाई जो दांत मिलेंगे इंसान के अंदर वो कितने होते हैं, 32, और जो अस्थाई होते हैं यानी बचपन में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20। यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब देखो ये जो 20 होते हैं ना, ये 6 माह से उगना स्टार्ट करते हैं और 24 माह तक क्या हो जाते हैं, ये पूर्ण हो जाते हैं। यानी बच्चा जब 6 माह का होता है तब दांत क्या होते हैं, उगना स्टार्ट कर देते हैं और 24 माह में ये कंप्लीट हो जाते हैं। जब इन पे बात करते हैं तो ये 6वीं साल यानी 6 वर्ष से ये प्रारंभ होते हैं और 21 वर्ष तक आते आते ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप को याद रखना, दांत दो प्रकार के, एक अस्थाई दांत एक स्थाई दांत। अस्थाइयों को क्या कहते हैं, दूध के दांत। संख्या कितनी इनकी, 20 है। 6 माह से उगना स्टार्ट करेंगे, 24 माह का जब बच्चा हो जाएगा तो ये पूर्ण हो जाते हैं। स्थाई दांत 6 वर्ष से स्टार्ट होते हैं, 21 वर्ष तक आते आते कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक इसमें ही आता है दंत सूत्र का कॉन्सेप्ट कि ये दंत सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो अस्थाई दांत होते हैं इनका दंत सूत्र होता है 21-20/21-20, और ये जो होते हैं आपके स्थाई दांत इनका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ये 21 है और ये हो जाएगा 23। अब देखो इसमें ये क्या लिख दिया मैंने, 21-20 और ये 21-23 इसके देखो मैं बताता हूं। यानी दांत ना एक अन्य प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृंतक, एक रदनक, एक अग्र चवर्णक और एक चवर्णक। अभी हम उस डिवीजन को देखेंगे। तो इसमें देखो होगा क्या, इसमें क्या होगा आपका, ये हो गए कृंतक, ये हो जाएंगे रदनक, ये अग्र चवर्णक और ये हो जाएंगे आपके चवर्णक। तो ये हो गए कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब ये अपोन में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक जबड़ा ऊपर का होता है, एक जबड़ा नीचे का होता है और एक साइड के ही ये गिने गए। यानी यहां से अगर इतने हिस्से को मैं ले लूं तो इधर के दांत और इधर के दांत, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, 2 कृंतक ऊपर वाले में, एक रदनक ऊपर वाले में, 2 अग्र चवर्णक और 3 चवर्णक। तो 3 2 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए, 8। यानी इधर वाले हिस्से में 8, इधर वाले हिस्से में 8, टोटल 16। इधर वाले हिस्से में 8, इधर वाले हिस्से में 8, टोटल 16। और 16 + 16 कितने हो गए, 32 हो गई। अब जब इन पे हम बात कर लेते हैं तो इनमें देखो अग्र चवर्णक नहीं होते। ये जो अग्र चवर्णक होते हैं ये अग्र चवर्णक इनमें नहीं पाए जाते। यानी ये हो जाएंगे आपके कृंतक हो जाएंगे, ये रदनक हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके चवर्णक।
ठीक है, यानी कृंतक, रदनक, चवर्णक। तो अभी मैं इस फॉर्मूले को और स्पष्ट तरीके से लिख दूंगा, आप लोग इसकी परेशानी न लेंगे, ये छोटा लिख दिया मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं, आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुनना। तो यहाँ पे 2 कृंतक हैं, 1 रदनक है और 2 चवर्णक। कितने हो गए, 2 और 1 3, 2 5, तो 5 इधर 10, और नीचे वाले जॉब में भी कितने हो जाएंगे 10। और ये कंडीशन किसमें दिखेगी, दूध के दांतों में यानी बच्चों में, यानी 6 माह से 24 माह के बीच के जो बच्चे होंगे उन बच्चों में ये दंत सूत्र काम करेगा 21-20/21-20। और ये स्थाई वाला जो होगा इसमें कौन सा दंत सूत्र काम करेगा 21-23/21-23। ठीक है, तो ये हमने दांतों के बारे में जान लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी क्लास में और आगे की तरफ। अब देखो, हम दांतों के प्रकारों पे बात कर रहे थे, ये ऐसे करके हमने बताया था अभी। तो मैंने दंत सूत्र बताया था अभी आपको, ये हो गया दंत सूत्र, आप इसको याद रखना। तो ये बच्चों में, यानी हम कह सकते हैं जो अनपरमानेंट टीथ होता है वो उसमें कितना होता है 21-20/21-20। और वयस्कों में कितना होता है दोस्तों ये 21-23/21-23। ये दंत सूत्र आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम दांतों के प्रकारों पे बात करें तो मैंने अभी 4 प्रकार बताए थे। एक होते हैं कृंतक, इनको इंसाइजर कहते हैं, इंसाइजर। एक मिनट, इसको आप एक बार देख लेना। कृंतक के बाद एक होते हैं रदनक, इनको बोलते हैं कैनाइन। इसके अलावा एक होते हैं आपके अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और एक होते हैं आपके क्या चवर्णक, और इनको कहा जाता है मोलर। और यही मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इस प्रकार से, यानी दांतों के काम के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। एक हो गए कृंतक यानी इंसाइजर, दूसरे रदनक यानी कैनाइन, तीसरे अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, और चौथे चवर्णक यानी मोलर। ठीक है, अब देखो कृंतक क्या करते हैं, ये काटते हैं भोजन को। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये भोजन को काटते हैं। यानी जब हमने कोई भोजन का टुकड़ा लिया है तो उसको काटने का काम कौन से दांत करेंगे, आपके कृंतक। तो ये काटने का काम करते हैं, काटने का काम। और ये वाले जो हैं ये किसका काम करते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। अब क्या फाड़ेंगे, रोटी तो भाई फाड़ी नहीं जाएंगी, फाड़ा क्या जाएगा, मांस फाड़ा जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या होता है मांस खाते हैं तो उनमें ना रदनक जो होता है, इनको कीलरा कहते हैं, कीलरा नॉर्मल भाषा में, जैसे गांवों की भाषा होती है उसमें कीलरा कह देते हैं। दांत ऐसे जो जीव होते हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनमें ये ज्यादा विकसित अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो कैनाइन जो होंगे आपके शेर फैमिली के जो जीव होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भोजन को फाड़ने का काम, भोजन मतलब मांस फाड़ने का काम ये करते हैं। ये क्या करेंगे, पीसते हैं, ये क्या कर देते हैं, पीसते हैं। और ये क्या करेंगे, बारीक कर देते हैं, पीसकर भोजन को क्या बना देते हैं, ये बारीक बना देते हैं। तो अब देखो हमारे साथ क्या थी, एक भोजन की थाली थी, भोजन की थाली से निवाला हमने अंदर लिया तो दांतों ने क्या की, क्रिया की। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक सबने अपनी क्रिया की। अब अगला जो ऑर्गन आ जाएगा वो जीव आ जाएगा। तो जीव जो होता है ना, इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीव का जो सामने वाला हिस्सा होता है बिल्कुल पृष्ठ वाला, उस पे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमें मीठे के बारे में बताती हैं। और उसके पृष्ठ के, यानी मैं यहाँ पे अगर आपको जीभ बना करके दिखा दूं, मान लो ये जीभ हो जाए, तो ये सामने वाला जो भाग है इस पर जो स्वाद कलिका होगी वो मीठे के बारे में बताएगी। यहां पर जो स्वाद कलिकाएं होंगी वो नमकीन के बारे में बताएगी। ठीक, यहां जो स्वाद कलिकाएं होंगी वो क्या बताएंगे, आपको कड़वे के बारे में बताएंगी पीछे वाले भाग पे। और यहाँ पास शीर्ष जो होंगी ये आपको खट्टे के बारे में बताएंगी, इस तरीके से। तो ये जीभ पे स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब क्या करना, दांतों ने भोजन को क्या कर दिया है, कुतर दिया है, चाहे चीड़ दिया, फाड़ दिया है, और उसको
अब मिलाने का काम कौन कर रहा है? जीभ। अब भोजन में अगर हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें ली हैं, अगर खट्टी मीठी नमकीन, तो उसको टेस्ट करने का काम कौन करती है? जीभ करती है। और जीभ के सामने वाले भाग पे जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं वो मीठे का एहसास दिलाती हैं, और पार्श्व शीर्ष वाले भाग पे जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं वो नमकीन का दिलाती हैं, और जो पीछे वाला आधार भाग होता है वो कड़वे का एहसास दिलाता है, और आधार का जो शीर्ष भाग होता है वो खट्टेपन का हमें एहसास दिलाता है। तो जीभ एक ऐसी मांसपेशी है जो बिना किसी स्केलेटल सपोर्ट के चलायमान रहती है। इस बात को आप लोग क्या कर रखेंगे? याद रखेंगे। तो अब देखो हमने ये चीजें यहां से देख ली, दांतों के बारे में हमने कवर कर लिया, जीभ के बारे में हमने बता दिया। अब देखो अगला जो फंक्शन होगा, अब इतनी सारी प्रोसेस तो हो चुकी है, अगला फंक्शन क्या होगा? ये जो लार ग्रंथियां हैं, इन लार ग्रंथियों से लार आकर के कहां मिल जाएगी दोस्तों? भोजन के अंदर। लार ग्रंथियों से लार भोजन के अंदर आकर के मिल चुकी है। तो अब क्या होगा? जीभ उसको सान देगी, इस तरीके से भोजन को मिला देगी और भोजन बन जाएगा एक कायम, और यहां से इस तरीके से भोजन जो है खिसकते हुए कहां चला आएगा? ग्रास नली के अंदर। अब देखो बगल में ही कौन सी नली है? श्वास नली है। तो भोजन इसमें क्यों नहीं आया? इसमें ही क्यों गया? यहां पे भी एक क्वेश्चन फॉर्म्ड हो सकता है आपका। तो वो कौन सा क्वेश्चन फॉर्म्ड हो सकता है कि ऐसा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ना तो पानी श्वास नली में जाता है, ना खाना श्वास नली में जाता है। तो ये वाला जो रीजन मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, ये वाला रीजन, इसका नाम क्या है दोस्तों? एपिग्लॉटिस। ये क्या है? एपिग्लॉटिस। तो ये जो एपिग्लॉटिस वाला रीजन है, एपिग्लॉटिस वाला रीजन क्या कर लेता है? इस तरीके से ये कंठ है, कंठ में ये क्या पाई जाती है? आपकी कार्टिलेज होती है या उपास्थि होती है, ये कवर कर लेगी किसको? ऐसे करके जब भोजन खिसक करके आएगा तो ये ना इसको ऐसे ढक देगी। अब ढक गया तो भोजन किस में चला आएगा? ग्रास नली में। तो अगला अंग जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा अंग होगा? ग्रास नली होगा। तो अब चर्चा करते हैं हम ग्रास नली के बारे में। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और आप इसको अंत तक देखना, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहा हूं मैं, माइंड को एकदम क्लियर करके चल रहा हूं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लिखना उसको कमेंट में। अब देखो हम बात करने वाले हैं अगले अंग पे, और हमारा जो अगला अंग है उसका नाम क्या है दोस्तों? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ठीक है। तो ये जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप पाई जाती है। यानी ये वाली जो पाइप है ये कहां पाई जाती है? थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में ये पाई जाती है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रास नली को एसोफेगस यानी फूड पाइप भी कहते हैं। यानी ऐसी पाइप जिससे होकर के भोजन क्या करता है? आपका चलता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता है, उसको हम क्या कह देते हैं? फूड पाइप कह देते हैं। ठीक है। अब ये फूड पाइप ग्रास नली जो होती है, यहाँ पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता। तो ये चीज अभी हम भोजन के पाचन की क्रियाविधि बताएंगे आपको अगली क्लास में, उसमें सारी चीजें बताऊंगा कि भोजन के साथ साथ क्या क्या होता है। अभी मैं अंगों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये है कि ये अनैक्षिक पेशियों की बनी होती है। ये किस प्रकार की पेशियों की बनी होती है? अनैक्षिक पेशियों से निर्मित होती है। अब पेशियां जो होती है ना आपकी, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो ये जो 3 प्रकार की पेशियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक तो अनैक्षिक जो हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करती, एक होती है ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती हैं, और एक होती है हृदय की पेशियां जो हृदय में पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की पेशियों से बनी होती है? ये अनैक्षिक पेशियों से। इसलिए एक बार अगर भोजन इसके अंदर आ गया, अगर एक बार भोजन इस ग्रास नली के अंदर आ गया तो आप इसको वापस नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय अनैक्षिक पेशियां, यानी किससे बनी हुई होती हैं? अनैक्षिक पेशियों से बनी हुई होती हैं। अब देखो ये जो अनैक्षिक पेशियां होती है ना, पशुओं में नहीं होता है ऐसा। कभी कभी आपने देखा होगा कि भैंस है या गाय है, कोई कागज खा गया, कोई या फिर मान लो पॉलीथीन चबा गया, तो वो क्या करता है? पशु जो है थोड़ी देर चबाएगा लेकिन उसके बाद उसको उगल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फूड पाइप होता है वो किस प्रकार की पेशियों से बना हुआ होता है दोस्तों? ऐच्छिक पेशियों से।
यानी पशुओं में जो ग्रास नली पाई जाती है वो किस प्रकार की पेशियों से बनी हुई होती है? ऐच्छिक पेशियों से ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये मैंने ग्रास नली के बारे में आपको बताया कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, अनैच्छिक पेशियों से निर्मित होती है, इसलिए एक बार अगर इसमें भोजन आ गया तो वापस ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अलावा देखो इस पे मैंने ये जो चीज आपको बताई है, ये श्लेष्म ग्रंथियां, और ये लगातार भोजन में पानी का श्रावण करती रहती हैं। श्लेष्म रस का क्या करती रहती हैं? श्रावण। तो एक तो ऊपर से ही खाना जो है क्या आया था? गीला आया था, यहां से और थोड़ा गीला हो जाता है, और वो आसानी से खिसकता हुआ कहां पे चला आएगा दोस्तों? पेट के अंदर। तो अब भोजन कहां पे आ गया है? पेट में आ गया है। तो हमारा जो पेट होता है ना, इसके 4 हिस्से होते हैं। एक तो ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको कार्डियक बोलते हैं, इसको फंडिक बोलते हैं, इसको कॉर्पस बोलते हैं, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। यानी ये जो भाग है आपका आमाशय का, पेट जो कितने चैम्बर से यानी कितने भागों में डिवाइडेड है? 4 भागों में। आपको ये सब जो है ना समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो पेट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, और पेट के अंदर भोजन में क्या आकर के मिल जाएगा? जठर रस आकर के मिल जाएगा। अब जठर रस में क्या होगा? एंजाइम होंगे, यानी रेनिन होगा, पेप्सिन होगा, HCl होगा। अब ये क्या क्या फंक्शन करते हैं ये हम जानेंगे भोजन की क्रियाविधि में। यहाँ 2 से 3 घंटे तक पेट में क्या होता है? भोजन दोस्तों रुकेगा। उसके बाद ये कहां चला आएगा? गृहिणी के अंदर चला आएगा। तो गृहिणी में भी क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गृहिणी जो है छोटी आंत का क्या होता है? हिस्सा होता है, और इसी छोटी आंत के हिस्से में क्या हो जाएगा? भोजन का आकर के पाचन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भोजन के साथ जो क्रियाविधि होती है उसको हम क्रियाविधि में समझेंगे कि भोजन के पचाने की क्रियाविधि किस तरीके से है। अब इसी यही गृहिणी में देखो लीवर से एक रस आकर के मिलता है, जो किस दशा में क्या होता है? स्टोर होता रहता है। तो ये जो पित्त रस होता है इसको बाइल डक्ट कहते हैं, यानी बाइल कहने का मतलब पित्त नलिका। पित्त नलिका के माध्यम से किस में आ जाएगा? आपका गृहिणी में आ जाएगा, यहां से स्रावित होगा। स्रावित होने के बाद ये कहां चला आएगा? गॉल ब्लैडर में। उसके बाद ये कहां आ जाएगा? गृहिणी में। गृहिणी में आने के बाद ये वाला जो अंग है अग्नाशय, इससे अग्नाशयी रस इसमें आकर के मिल जाएगा, और इस हिस्से में भोजन का संपूर्ण क्या हो जाएगा? पाचन। अब आगे वाला जो हिस्सा है इसको जैजिनम बोलते हैं। इसकी क्रियाविधि अभी साइंस को ज्ञात है नहीं अच्छे से कि कैसे फंक्शन करता है। और इलियम वाला जो हिस्सा होता है ये पचे हुए भोजन को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। अब देखो इसके बाद यहां से इलियम के बाद से अगला हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम सीकम कहते हैं, जो बड़ी आंत का हिस्सा है, जो छोटी आंत को किससे कनेक्ट करता है? बड़ी आंत से जोड़ता है। यहाँ पे एक अवशेषी अंग पाया जाता है। अवशेषी अंग जिसका पहले कभी काम था, यानी मानव जब आदि मानव हुआ करता था तो ये सेल्यूलोज को पचाता था, लेकिन आज ना तो हम सेल्यूलोज खाते हैं और ना पचाते हैं। सेल्यूलोज होता है जो हरे पौधों में पाया जाता है। तो सेल्यूलोज जब पचा लेते थे हम, जब हम आदिमानव होते थे, क्योंकि तब हम क्या खाते थे? छाल वगैरह, पेड़ पौधों की जड़ें या जो उसकी पत्तियां होती हैं उनको खा करके गुजारा करते थे। तो ये जो उस समय काम करता था, आजकल ये एक अवशेषी अंग है। इसके बढ़ने से कभी कभी पेट में तेज दर्द होता है, जिसको आम भाषा में जिगर बढ़ना कह देते हैं। तो वो यही अंग होता है। इसके कटने से, होने से, ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे। अब देखो यहाँ पे आ जाता है भोजन। अब ये जो भोजन होता है ये लगभग वेस्ट हो जाता है। अब ये जो बड़ी आंत की कोशिकाएं इससे लगातार पानी का क्या करती रहेंगी? अवशोषण करेंगी, और ये जो वेस्ट मटेरियल के रूप में कहां आकर के जमा हो जाएगा दोस्तों? मलाशय में, और मल द्वार के द्वारा समय समय पर क्या होता है? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे काम हम कहां देखते हैं? डाइजेशन सिस्टम में। यानी अंगों के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो अंग जो है यहाँ पे, एक आपकी छोटी आंत के बारे में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताना है आपको, एक बड़ी आंत के बारे में बताना है। तो इसको मैं कल ही आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा, और कल पूरी क्रियाविधि में इसकी समझा दूंगा कि कौन सा एंजाइम किसको पचाता है और किसके काम आता है। तो कल की क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, सो दैट उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और जैसे मैं समझा रहा हूं उसी क्रम में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यानी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा बहुत अच्छा, और मैं और जोश के साथ आपको अगली विषय के साथ या और टॉपिक्स के साथ नए नए तरीके से वीडियोस प्रोवाइड करने की क्या करूंगा दोस्तों? कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप
ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।